नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोना विल्सन को जमानत मिल गई है। आप रोना विल्सन को नहीं जानते होंगे। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं कि आप रोना विल्सन को नहीं जानते हैं, लेकिन आप पुलिस को जानते हैं, जांच एजेंसियों को जानते हैं, और अगर ये भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं। भारत में ज़्यादातर लोग महीने का 25,000 भी नहीं कमा पाते हैं, और जो कमा भी रहे हैं वो दिन रात खटने में लगे हैं, टैक्स देने में लगे हैं। तो किसे फुर्सत है जानने की कि रोना विल्सन कौन है। रोना विल्सन को जमानत मिल गई है। पहले तो आप यही जानिए कि रोना को 6.5 साल बाद जमानत मिली है। इसी मामले में सुधीर धावले को भी 6.5 साल बाद जमानत मिली। जिस मामले में रोना को जेल में डाला गया वह प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला था। प्रधानमंत्री के नाम पर इस मुकदमे का जाल बिछाया गया, और जानते हैं इतने गंभीर मामले की हकीकत क्या है। 6.5 साल गुजर गए, आज तक इस मामले में आरोप स्थापित नहीं हुए। कितनी मीडिया रिपोर्ट आ गई कि इस मामले में सबूत प्लांट किए गए, मगर फिर भी इस मामले में लोग जेलों में बंद हैं। 300 से अधिक गवाह हैं, मगर इतने सालों में सबसे पूछताछ नहीं हुई, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। किस बात के लिए रोना को 6.5 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के मामले में कितने लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कोई 5 साल से जेल में बंद है, कोई 4 साल से बंद है, कोई 6 साल से ज्यादा समय से बंद है। आपने कभी साजिश को लेकर बीजेपी के नेताओं को बात करते देखा है? कब सुना है कि बीजेपी के नेता इसे लेकर आरोप लगा रहे हैं, रैलियों में बोल रहे हैं? आखिर यह कैसा मामला था कि 2018 से लेकर 2025 आ गया और इसमें जांच करने वाली एजेंसी एनआईए कहती है कि जांच में तेजी लाएगी। किसी को बिना ट्रायल जेल में रखने के बाद एनआईए कहती है कि जांच में तेजी लाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एनआईए ने इस बार जमानत का विरोध नहीं किया। सुदीप पासबोला ने रोना विल्सन और मिहिर देसाई ने सुधीर धावले का केस लड़ा है। आइकोनोक्लास्ट नाम से डॉक्टर अंबेडकर पर किताब लिखने वाले और डॉक्टर अंबेडकर के ही परिवार से जुड़े प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को भी इसी मामले में जेल में डाला गया। एक विद्वान प्रोफेसर को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप में 2.5 साल तक जेल में रखा गया। फ्रॉम फांसी यार्ड किताब लिखने वाली सुधा भारद्वाज गरीब आदिवासी के हकों के लिए लड़ती थीं। उन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 84 साल के स्टैन स्वामी तो जेल में ही मर गए। उन्हें पानी पीने के लिए सिपर तक नहीं मिला। डॉक्टर शोमा सेन कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती थी, उन्हें 5 साल तक जेल में रखा गया। कवि वरवरा राव भी जेल में रहे और पत्रकार गौतम नवलखा भी। वेर्नोल गोंजाल्वेस, अरुण फरेरा को जमानत मिल गई है, लेकिन इन सभी को कई साल तक जेल में रहना पड़ा। गौतम नवलखा पहले हाउस अरेस्ट में रहे, फिर 4 साल तक जेल में रहे। इस मामले में कई लोगों को अभी तक जमानत नहीं भी मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू, महेश राउत, सुरेंद्र गडलिंग, सागर गोरखे, रमेश गाईचोर और ज्योति जगताप, ये सब आज तक जेल में हैं। महेश राउत को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन एनआईए इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई है। 1 साल हो गया, अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। एल्गार परिषद हिंसा और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का यह मामला है, और 7 साल गुजर गए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद नाम से गोष्ठी हुई थी। अगले दिन जब भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई तो यहां दिए गए भाषणों को जिम्मेदार बताया गया और कहा गया कि आयोजकों के संबंध प्रतिबंधित माओवादियों से हैं। फिर इसमें यह भी जोर दिया गया कि राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की जा रही है। इतना बड़ा मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ और ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। इतने गंभीर मामले में ऐसी गंभीरता आपने शायद कभी देखी होगी। मतलब आंखों में धूल नहीं, मिर्ची का पाउडर झोंका जा रहा है और आप है ना देखते हैं ना जानते हैं। बीजेपी ने एक तंत्र बना दिया है। इस तंत्र में गोदी मीडिया से लेकर गांव में मौजूद उसका बूथ प्रभारी भी शामिल है, जो दिन रात आपको याद दिलाता है कि जो कुछ भी गलत हुआ वो 50 साल पहले हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ जब आपातकाल लगा। लेकिन दिल्ली दंगों से लेकर एल्गार परिषद के मामले को पलट कर देखिए तो सच्चाई उससे भी भयावह नजर आती है। कम से कम अल्पा शाह की यह किताब पढ़ लीजिए।
आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि आपातकाल में जो हुआ सो हुआ, उससे भी भयंकर अब हो रहा है। और यह क्यों हो रहा है, इस पर आप सवाल पूछने लायक नहीं बचे हैं। अल्पा शाह ने अपनी किताब में भीमा कोरेगांव केस से जुड़े हर किरदार की कहानी बताई है कि कैसे आम लोगों की जिंदगी में बिना सबूत, बिना किसी आधार के तबाही फैला दी गई। संविधान के पालन की कस्में तो बहुत खाई जाती हैं, लेकिन इन बातों पर कभी जवाब नहीं दिया जाता। आप पूछिए बीजेपी के समर्थकों से, नेताओं से, कि मोदी सरकार के दौर में कितने ही नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे ऐसे मामलों में जेल में डाल दिया गया, और उन मामलों का हुआ क्या? क्यों केस होने के बाद भी उन्हीं नेताओं को बीजेपी में ले लिया गया? सजा नहीं होती है, बस केस दर्ज होता है, छापा पड़ता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसका वीडियो टीवी पर जाता है और डिबेट की भंगिमा रचाई जाती है, और इधर आप जेल में सड़ा दिए जाते हैं। इसी दिल्ली में शराब घोटाले का बवंडर उठा और आज तक साबित नहीं हुआ। उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। साल दर साल गुजर गए, मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया गया, लेकिन पता नहीं भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। 4 साल बीतने को आए, शराब घोटाला मुद्दा है, शहर में पोस्टर लगे हैं, लेकिन केस का कुछ भी अता पता नहीं। बस एक खेल चल रहा है जिसमें कोर्ट, जांच एजेंसी, सरकार, मीडिया सब एक तरफ नजर आते हैं। गला घोटने का यह खेल है। हर समय कोई ना कोई निशाने पर होता है और जांच एजेंसियां इस खेल में लगा दी जाती हैं। एल्गार परिषद मामला भारत की राजनीति का अकेला शर्मनाक मामला नहीं है। इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बहुत गरिमा से इसका सामना किया है। अपने जीवन के कई साल जेलों को दे दिए, कोर्ट में अपनी बेल की लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप चैन से हैं। यह भी कारण है कि पैसे वाले देश छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि पैसा वो कितना भी कमा लें, मकान कितना भी ऊंचा बना लें, भारत में किसी को भी किसी भी आरोप में महीनों सालों तक जेल में डाल देना सबसे आसान खेल हो गया है, और यह खेल रोज खेला जाता है। सुप्रीम कोर्ट वाकई इस बात से हैरान हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में 4 साल से जमानत की सुनवाई नहीं की। 6 साल से आरोपी जेल में है। हाई कोर्ट ने 16 बार उसकी बेल की याचिका पर सुनवाई टाली है। 4 साल क्या कम होता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों हैरान हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट को उमर खालिद का यह केस नजर नहीं आया? 3 साल से अधिक समय से उमर खालिद, शर्जील इमाम बेल का इंतजार कर रहे हैं। 4 साल और 3 साल में क्या अंतर है? अगर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर हैरान है, तो दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर भी होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है उमर खालिद के मामले में कि क्या धरना प्रदर्शन का आयोजन करने पर यूएपीए लगा दिया जाएगा? यही तो सवाल है। अगर धरना प्रदर्शन करना इतना खतरनाक बना दिया जाए, तब फिर इस लोकतंत्र में क्या ही बचेगा? भारत में एक ही लड़ाई असली है, एक तरफा लड़ाई, और वह है व्यवस्था की आपसे लड़ाई। व्यवस्था जब भी चाहेगी आपका घर उजाड़ देगी, आपके घर में घुसाएगी, आपको फर्जी केस में फंसाकर कई साल तक जेल में डाल देगी। फिर आपसे कहा जाता है उसी व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हुए न्याय पाने की लड़ाई लड़िए। कैसे लड़िए? साईं बाबा की तरह 90% विकलांगता होने के बावजूद 10 साल तक जेल में बंद रहिए, तरह तरह की यातनाएं झेलिए और मुकदमा लड़िए। साईं बाबा को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक विचित्र फैसला दिया। उसी हाई कोर्ट की एक नई बेंच जमानत के मामले को फिर से सुनने के लिए बना दी। इसमें 1 साल और लग गया और साईं बाबा के खिलाफ केस खत्म हुआ। कोई आरोप साबित नहीं हुआ। वे जेल से बाहर आते हैं। कुछ महीनों के बाद साईं बाबा गुजर जाते हैं। जेल में यातना झेलने में ही सारी शक्ति चली गई। जेल के बाहर जीवन जीने के लिए उनके पास शायद कुछ भी नहीं बचा था। इस मामले में भी आप सरकार, जांच एजेंसियां, गोदी मीडिया और अदालत सबका चेहरा ठीक ठीक देख सकते हैं। कितने ही लोगों को सालों तक जेल में डाल दिया गया और उन्हें कई साल तक जमानत नहीं मिली। मकसद यही लगता है, कई साल तक जेल में रखो, क्योंकि पता है ऐसा करने वाले किसी भी अफसर को अपराधी नहीं कहा जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो आपको फंसाकर मलाई खा रहा होगा, रिटायरमेंट के बाद विधायक, सांसद, गवर्नर बन जाएगा और आपसे कहा जा रहा है कि आप न्याय की लड़ाई लड़िए, अदालत पर विश्वास व्यक्त कीजिए। तो कीजिए, लोग कर ही रहे हैं।
लेकिन उनसे तो सवाल कीजिए कि भारत में किसी को भी जेल में डाल देना इतना आसान क्यों है? क्या आप जानते हैं कि रोना विल्सन के साथ क्या हुआ? वॉशिंगटन पोस्ट ने इस केस के सबूतों को लेकर जांच की। काम तो यह भारत के मीडिया को करना था, लेकिन किया वॉशिंगटन पोस्ट ने। साल 2021 में नेहा मसीह और जोइना स्लेटर ने आर्सेनल कंसल्टिंग की जांच के आधार पर बताया था कि रोना विल्सन के लैपटॉप में 2 साल से कोई सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी कर रहा था और उसी ने दस्तावेज प्लांट कर दिए। आर्सेनल कंसल्टिंग कंप्यूटर की फोरेंसिक जांच का काम करती है। अपनी गिरफ्तारी के समय प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे, स्टैन स्वामी और अन्य लोगों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रोना के कंप्यूटर के एक फोल्डर में चुपके से 10 चिट्ठियां डाल दी, जिनके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर 6.5 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। कोर्ट में एनआईए और पुणे पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर रोना की जमानत का विरोध करते रहे, मगर अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाई। आर्सेनल ने कहा है कि यह अब तक का उनके द्वारा देखा गया सबसे भयानक केस था। पेगासस का संबंध रोना विल्सन से भी है। द वायर ने जुलाई 2020 में पेगासस पर रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में भी रोना विल्सन का नाम है। कहा गया था कि पेगासस ने जिन लोगों को सबसे पहले निशाना बनाया, उनमें रोना विल्सन भी थे। भारत में पेगासस के मामले में कुछ हुआ, यहां क्यों होगा कुछ? इस केस को रफा दफा कर दिया गया। गोदी मीडिया ने मजाक उड़ाया, जबकि विपक्ष के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे थे। मामला कहीं से भी साधारण नहीं था। सोचिए, आपके फोन में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। आपके लैपटॉप के भीतर ऐसी फाइल ईमेल के जरिए डाली जा सकती है जिसके बारे में आपको पता नहीं, और आप उसके आधार पर जेल में डाल दिए जाएंगे। इससे लड़ने के लिए आपके पास कौन सा अधिकार है? कभी सोचा है आपने? भारत में पेगासस का मामला आया तब भारत के खिलाफ साजिश की थ्योरी चला दी गई, लेकिन अमेरिका और फ्रांस में इस मामले की गंभीर सुनवाई हुई। इसी 20 दिसंबर 2024 को ऑकलैंड कैलिफोर्निया के जिला जज ने व्हाट्सएप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इस्राएली कंपनी एनएसओ को हैकिंग और कॉन्ट्रैक्ट भंग करने का दोषी पाया है। व्हाट्सएप ने 2019 में एनएसओ पर मुकदमा किया था। आरोप लगाया था कि एनएसओ ने उपभोक्ताओं के फोन में पेगासस डालने के लिए व्हाट्सएप के सिस्टम में सेंध लगाई और करीब 1400 व्हाट्सएप उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाया। इनमें पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। भारत में कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पेगासस ने निशाना बनाया। इनमें सिद्धार्थ वरदराजन, एम.के. वेणु, विजेता सिंह, रोहिणी सिंह, परंजय गुहा ठाकुरता, प्रेम शंकर झा समेत कई पत्रकारों के नाम आए थे। इसके अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और यहां तक कि पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम आया था। यह सब पेगासस प्रोजेक्ट के लिए वायर ने अपनी अगस्त 2021 की रिपोर्ट में बताया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच कमेटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, मगर अगस्त 2022 में कमेटी ने कहा सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। जब बैंकों में रखे पैसे को फ्रॉड के सहारे लूटा जा सकता है, तो आपके कंप्यूटर में, फोन में सबूत डाले जा सकते हैं और आपको हत्या के आरोप में जेल में ठूंसा जा सकता है। बाकायदा सबूत प्लांट किए जा सकते हैं, कोई फाइल डाली जा सकती है, आपको पता नहीं चलेगा। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा से भी देखिए, आपको हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आएगी। सिर्फ आप यानी जनता इसमें कहीं नजर नहीं आएगी। दरअसल आप जनता नहीं रहे, आप इस व्यवस्था के लिए कच्चा माल हो गए हैं, रॉ मटेरियल। आप में से उठाकर यह व्यवस्था किसी को हत्या का आरोपी बनाती है, किसी को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का आरोपी बनाती है, किसी को मनी लॉन्ड्रिंग का। जो असली अपराधी है वो मौज काट रहा है। अब यह फोटो देखिए, यह नथुनी पाल हैं। इनकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में डाल दिए गए। इन 4 में से एक मर भी गया। नथुनी पाल जिंदा मिला है, वह भी यूपी के झांसी में। यह कमाल की बात है कि नथुनी पाल मिल भी गया, जिसकी हत्या के आरोप में बिहार में 4 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। रोहतास का यह बंदा है। इसके चचेरे भाई सत्येंद्र पाल का बयान छपा है कि हम यही सोचते रहे, हमने हत्या तो नहीं की, फिर भी हमें जेल की सजा मिली। 8 महीने तक सभी जेल में रहे और जमानत पर रिहा हुए। कुछ भी हो सकता है इस देश में, आपके साथ नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं।
इसलिए जो देश छोड़कर जा रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहनत से पैसा कमा लिया लेकिन जीवन फिर भी यहां सुरक्षित नहीं है। गलती से सरकार के खिलाफ कुछ निकल गया तो जेल जाएंगे, छापा पड़ेगा, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि 15 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, वह भी तब जब भारत को विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा था। इन लोगों को पता है कि यहां पढ़ने के लिए ढंग का कॉलेज नहीं बचा, काम करो तो घूस देने से लेकर जेल में डाले जाने के खतरे के कारण अफसरों और नेताओं के आगे मिमियाना भी पड़ेगा। यही सच है आज के भारत का। भारत की व्यवस्था के सामने आप कुछ भी नहीं हैं। कल्पना कीजिए उन आवारा और बेलगाम अफसरों के बारे में जो लोगों को फर्जी मामले में फंसाकर ठाठ से जीते हैं, क्लबों में जाते हैं, अच्छा सूट पहनते हैं और मीडिया में इंटरव्यू देते हैं, संविधान की कस्में भी खाते होंगे और संविधान का मजाक वही उड़ाते हैं। आप या तो विदेश भाग रहे हैं या ऐसे तंत्र से फर्जी लड़ाई लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। तो न्याय के लिए लड़िए, लड़ते ही रह जाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।